Hello everyone, welcome to Resource Academy and in the course of GS for यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। और इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो किसी राज्य का इकोनॉमिक नीति, आर्थिक नीति होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये नीति वहाँ की सरकार के द्वारा बनाया जाता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, बल्कि फिस्कल पॉलिसी हर एक कंट्री का अपना अपना फिस्कल पॉलिसी होता है, आर्थिक नीति होता है जो वहाँ की सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो उस सरकार की फिस्कल पॉलिसी यानी आर्थिक नीति होती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करेंगे तो आपको इससे रियलाइज होगा कि हर एक साल इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। इवन 2026 का जो एग्जाम था उसमें 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से था, मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन था अभी जो रिसेंटली प्रीलिम्स हुआ है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राउडलिंग आउट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राउडलिंग इन, ठीक है। तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि फिस्कल पॉलिसी का ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। डिफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा था और डेफिसिट फाइनेंसिंग आज से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आप यदि क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो 1980 से जो मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मतलब उसमें इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, FRBM एक्ट क्या होता है, ओके। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो क्राउडलिंग आउट और क्राउडलिंग इन से इंटर लिंक्ड है, ठीक है। इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं, ओके। तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं इवन, ठीक है, तो आपको उस एग्जाम के सिलेबस की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जब तक सिलेबस की जानकारी नहीं है, ठीक है, तो आई थिंक कई बार क्या होता है कि आप विदाउट स्ट्रैटेजी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो विदाउट स्ट्रैटेजी तैयारी के कारण क्या होता है कि कई बार आपका एफर्ट वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो रियल फाउंडेशनल टूल होता है वो क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ सिलेबस ऑफ यूपीएससी एज वेल एज प्रीवियस 20-30 ईयर क्वेश्चन बैंक, उसको देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उससे क्वेश्चन के ट्रेंड का आइडिया हमें लग जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। तो समझिए इस बात को। कोई भी जो सरकार होती है, ठीक है, वो क्या करती है इकोनॉमी को चलाने के लिए। पहली बात तो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, ठीक है। क्योंकि किसी थिंकर ने ऐसा कहा है कि इकोनॉमी इज द ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि फाइनेंस नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जैसे शरीर मृत हो जाता है बिना ब्लड के, ठीक है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, डेथ हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब लाइन आप लिख सकते हैं जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं। तो ये सब जो कैची लाइन है इसको लिखने से आंसर जो है उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो 2 विभाग संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि आर्थिक नीति जो होती है किसी भी देश की, ठीक है, उसमें 2 एजेंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो एक जो एजेंसी इन्वॉल्व होती है उसका नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। जैसे इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यानी वित्तीय विभाग या वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री। GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, ठीक है। तो हर देश का अपना अपना पॉलिसी होता है, ठीक है। और एक उस देश का सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है RBI एक्ट 1934 के द्वारा। क्लियर है। तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया जाता है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। क्लियर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है। तो फिस्कल पॉलिसी को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण आधार होता है वो 2 डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे। पहला डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस बजट का एनालिसिस होता है, ठीक है, कि प्रीवियस बजट में गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को फुलफिल करने में गवर्नमेंट किस हद तक सक्सेसफुल रहा है, ठीक है।
और गवर्नमेंट कहाँ पर जो है उन पॉलिसी को फुलफिल करने में लैब्स फेल हो गया, ठीक है। और इसके पीछे क्या क्या रीजंस था, क्या क्या फैक्टर्स था। फैक्टर्स डोमेस्टिक लेवल पर भी हो सकता है और फैक्टर इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए अभी ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है एक तरह से वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बजट में जो प्रपोज किया गया होगा चीज़ें 2026 में, ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होगा, थोड़ा सा डिले होगा, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले होंगी, चूँकि वर्ल्ड का सिचुएशन क्या, वर्ल्ड में क्या है, टर्मोइल है, ओके। बट अब सिचुएशन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आर्थिक सुधार होगा, ठीक है, इकोनॉमिक रिमेडी होगा। क्लियर है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, जैसे मान लीजिए 2026 में बजट आया होगा, तो इकोनॉमिक सर्वे 2025 का आएगा, ठीक है। मतलब 2026 का जो बजट होगा उसमें प्रीवियस बजट का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ठीक है, जो क्या होगा, बजट 2025 का एनालिसिस होगा, ठीक है। एनालिसिस मतलब गवर्नमेंट ने उस माइल स्टोन को अचीव करने में जो जो बजट में माइल स्टोन सेट किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, उस माइल स्टोन को किस हद तक गवर्नमेंट ने अचीव किया, ठीक है, क्या क्या उसका सक्सेस रेट रहा, क्या क्या उसका लिमिटेशन है, इन सब के बारे में प्रॉपर डेटा होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। सेकेंड डॉक्यूमेंट होता है बजट। तो बजट होता है करंट ईयर का। जैसे 2026 में जो वित्तीय वर्ष है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, बजट 2026 होगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2025 का होगा, ठीक है। फिर जब बजट 2027 आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2026 आएगा, ठीक है। जो बजट 2026 का क्या होगा, एनालिसिस होगा कि सरकार ने क्या क्या अचीव किया, सरकार का क्या लिमिटेशन है। तो यानी कि इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस ईयर के लिए होता है और ये करंट ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो इट इज फॉर प्रीवियस ईयर, इट इज फॉर करंट ईयर। इट इज फॉर करंट ईयर। क्लियर है, इट इज फॉर करंट ईयर। तो क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, इसको हम समझते हैं जरा। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी में किन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्लियर है। तो फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पस ये होता है कि सरकार जो है, ठीक है, कैसे रिवेन्यू जनरेट करती है, कैसे रिवेन्यू खर्च करती है, ठीक है। और रिवेन्यू भी दो तरह का होता है, ठीक है, मतलब पैसा, ठीक है। तो पैसा दो तरह का होता है, एक होता है जो पैसा रेगुलर आ रहा है, और एक पैसा क्या है कि सडनली आता है, ठीक है। तो जो पैसा सडनली आता है उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आया हुआ पैसा बोलते हैं, ठीक है। जो पैसा रेगुलर आ रहा है उसको बोलते हैं मनी फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मनी फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर जो है एक खास तरह के अकाउंट में जाता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू अकाउंट। तो फिस्कल पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें दो तरह का अकाउंट स्टेटमेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम होता है यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर अंदर से पूछा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो एक होता है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डे टू डे एक्सपेंडिचर का ब्यौरा रहेगा, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर या ऐसा रेवेन्यू जो पीरियोडिकली आता है, हर मंथ आता है, ठीक है, हर साल आता है और डेफिनेटली आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई कैपिटल गेन करते हैं या कैपिटल से पैसा को अर्न करते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, ठीक है, हमने बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, तो ये कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये पीरियोडिक नहीं होगा, ये क्या होगा, ये अपीरियोडिक होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 10 साल पैसा सेव करने के बाद हो सकता है कि हम ज़मीन ले लें, ठीक है। 10 साल पैसा सेव करने के बाद या 5 साल पैसा सेव करने के बाद एक हम बहुत बड़ी गाड़ी ले लें, तो ये एसेट हो गया, ठीक है। तो जो एसेट क्रिएशन वाला पार्ट होगा वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा दैट कम्स अंडर रेवेन्यू अकाउंट। क्लियर है। तो जो रेवेन्यू अकाउंट है इसमें क्या होगा, इसमें होगा डे टू डे एक्सपेंडिचर, मतलब इस एक्सपेंडिचर को अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डे टू डे एक्सपेंडिचर कहिए या रिसीट कहिए, रिसीट मतलब पैसा आना और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा का जाना, ठीक है। तो अब रेवेन्यू अकाउंट में भी दो तरह का अकाउंट होगा, एक होगा रेवेन्यू रिसीट और एक होगा कैपिटल, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही क्या होगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस सब के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो है ये सरकार की पॉलिसी का पार्ट होता है जिसका मेन पर्पस होता है रेवेन्यू को रेज करना, ओके, थ्रू टैक्सेशन एंड अदर मीन्स। तो सरकार क्या करती है, दो माध्यम से पैसे को कलेक्ट करती है। एक होता है टैक्स के द्वारा, सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है, ठीक है, और सरकार उससे इनफ रेवेन्यू जनरेट करती है, ओके। सेकेंड क्या है, अदर मीन्स। फॉर एग्जाम्पल सरकार के द्वारा बहुत सारे सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पोस्टल सर्विस,
रेलवे सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट का सर्विस है, जिस सर्विस को हम यूज करते हैं, ठीक है। और उस यूज के बदले में हम क्या करते हैं, सरकार को हम पे करते हैं, उसको यूजर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सरकार के रेवेन्यू जनरेट करने का एक जरिया है। तो मतलब फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है कि रेवेन्यू को कैसे हम जनरेट करते हैं। इसका दो सोर्स है, पहला सोर्स है टैक्सेशन, अदर मीन्स क्या है, यूटिलिटी चार्ज हम पे करते हैं। डिसाइडिंग ऑन अमाउंट एंड पर्पस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसके अलावा सरकार के पास जो पैसा आता है तो सरकार क्या करते हैं कि अपने बजट के अंदर ये अनाउंस करती है कि सरकार इस पैसे को पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ठीक है। जैसे सरकार का प्लान होता है कि हम बनाएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये हम बनाएंगे, सरकार का ये प्लान होता है। सरकार का प्लान होता है कि हम एम्स को का निर्माण करेंगे, हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये गवर्नमेंट का विजन होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इस विजन को फुलफिल करने के लिए पैसा कैसे खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, ये बजट में प्रपोज होता है। तो इट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो पहला क्या है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, बाई टैक्सेशन और अदर मीन्स। सेकंड क्या है कि पैसे का एक्सपेंडिचर हम कैसे करेंगे, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ओके। गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग पॉलिसी दैट इन्फ्लुएंस द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। अब ये तो तय है ना कि जब सरकार पैसा खर्च करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में बात किए थे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो बिग पिक्चर है इकोनॉमी का, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमी। बिग पिक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे नेशनल इनकम देश का, ठीक है। इसके अलावा देश का जो जीडीपी होता है, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब हम पढ़े थे चैप्टर 1 के अंदर, ओके। और इसका हम वीडियो अपलोड कर देंगे ग्रेजुअली आपके यूट्यूब चैनल पे, ओके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कंट्री के लेवल पे होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के लेवल प्रॉब्लम होगा। इन्फ्लेशन महंगाई का बढ़ना, ये कंट्री के लेवल का प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी कहीं ना कहीं क्या करता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसको भी इफेक्ट करता है। यदि सरकार के द्वारा पैसे को खर्च किया जाता है तो क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। जैसे सरकार अभी लेकर आ रही है 8th पे कमीशन, तो जो 8th पे कमीशन उसमें क्या होगा, लोगों की सैलरी बढ़ेगी। जब सैलरी बढ़ेगी तो लोग क्या करें, लोगों का जो एक्सपेंडिचर का स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। जब लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी अभी रिसेंटली क्या है कि पूरे इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इन कारणों से महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो सरकार के तो लोगों के पास क्या होगा, लोग स्पेंड तो करेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्पेंड करके कम सामान खरीदेंगे। तो इन कारणों से क्या होगा, लोगों का सेविंग कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा, क्लियर है। तो अब लोग क्या करेंगे, खर्च कम करेंगे। जब खर्च कम करेंगे तो क्या होगा, मार्केट के अंदर स्लो डाउन होगा, मार्केट में ठहराव होगा, ठीक है। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में ठहराव होगा। जब महंगाई घटेगी तो मार्केट बहुत फास्टली स्मूथली मूव करेगा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मार्केट का ठहरना, मार्केट का स्पीड अप होना, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी के द्वारा। तो पहला चीज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि रेवेन्यू अकाउंट के अंदर पैसा टैक्स और अदर मीन्स के द्वारा आता है। सरकार ये डिसाइड करती है पैसे को कहाँ खर्च करेगी, किस पर्पज से खर्च करेगी। थर्ड क्या है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी। अब मान लीजिए कि महंगाई, मतलब बाजार में क्या है, मंदी है, ठीक है। तो बाजार में जब मंदी रहेगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, बाजार को ट्रैक पे लाना पड़ेगा। तो इस केस में सरकार क्या करेगी, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स रेट को कम कर देगी, ठीक है। अब जब बाजार में मंदी नहीं है तो क्या करेगी, टैक्स रेट को बढ़ा देगी, या गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को बढ़ा देगी, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। इसके अलावा इट डील्स विद टू थिंग्स। तो बजट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक रेवेन्यू होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। ये आर्टिकल 112 है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन्स बाई विच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिंग इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। यानी सरकार क्या करता है, सरकार जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के पैटर्न को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ताकि इकोनॉमी को हम ट्रैक पे रखें। इस सब को हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बजट डॉक्यूमेंट है, बजट का यही ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बजट में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है बजट के बारे में कि फिजिकल डॉक्यूमेंट फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बजट, जैसे बजट 2026, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे फिजिकल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे 2025, ओके। तो बजट के अंदर दो तरह का अकाउंट होता है, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है।
कि रेवेन्यू अकाउंट में पैसा कैसे कैसे आता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे पहले जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ करता था वहाँ पे बराबर पूछता था कि इसमें से कौन कौन सा कंपोनेंट है जो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बस अभी टर्म का नाम जान लीजिए, रेवेन्यू रिसीट पढ़ना है, कैपिटल रिसीट पढ़ना है, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रिसीट होगा। टोटल खर्च का कैसे कैसे होता है सरकार का। इसके अलावा व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सारे टर्म है, ठीक है। इस टर्म को हम एक्सप्लेन करने वाले, दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो यहाँ देखिए यही था टर्म यहाँ पर। तो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर बजट टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है। तो बजट के बदले जिस टर्म को हम यूज करते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आर्टिकल 112 के अंदर 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर लिया, बजट टर्म इज नोवेयर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सेकंड क्या है कि आर्टिकल 1112 जो है, ठीक है, ये क्या बताता है, बताता है कि सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है और सरकार पैसे को कैसे एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो आर्टिकल 1112 जो है इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, बजट टर्म यूज नहीं किया गया है, या फिजिकल अकाउंट बोलते हैं, और ये आर्टिकल 112 के अंदर आता है। इसमें 2 तरह का अकाउंट होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो जो रेवेन्यू अकाउंट होता है इट इज़ फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार को यहाँ पर पैसा खर्च करना ही करना है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट को सैलरी देना ही देना है, क्या गवर्नमेंट सैलरी को रोक सकती है, नहीं रोक सकती है, डिले कर सकती है, ठीक है, बट सैलरी को कंप्लीटली एबॉलिश या रोक नहीं सकती है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आएगा। तो रेवेन्यू अकाउंट में 2 चीज़ें होगा, एक क्या होगा, रेवेन्यू अकाउंट में पैसा आएगा और एक पैसा जाएगा, ठीक है। तो जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट रिसीट, और जो पैसा जाएगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर, RE, ठीक है। अब क्या होगा, पैसा कम आ रहा है और पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब रिसीट कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। तो क्या होगा, घाटा होगा, घाटा को बोलते हैं डेफिसिट। तो घाटा कहाँ पे हो रहा है, घाटा हो रहा है रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, RE, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रेवेन्यू रिसीट में पैसा कम आता है, ओके। कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर उस तरह का पैसा होता है, ठीक है, जो कैपिटल से आता है। फॉर एग्जांपल सरकार ने क्या किया कि PSU खड़ा कर दिया, ठीक है, PSU खरीद लिया, या सरकार ने किसी को लोन दिया, ठीक है, तो लोन क्या होगा, रिकवर होगा सरकार का, तो ये कैपिटल हो गया। सरकार ने बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का कुछ पार्ट जो है वो बेच दिया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा का सारा चीज़ किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, एक होगा कैपिटल रिसीट और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो क्या होगा जब, और एक टर्म होता है फिजिकल डेफिसिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट टर्म यहाँ पे यूज नहीं होता है, ओके, आर्टिकल 1112 के अंदर। तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये कि टोटल पैसा कितना आ रहा है, कौन कौन से अकाउंट में पैसा आ रहा है, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट यदि ये लेस देन हो जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर टोटल ज़्यादा हो और टोटल रेवेन्यू क्या हो, कम हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पूरे ओवरऑल सरकार के बजट में घाटा होना, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। ये सब आगे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एक एक करके 1 by 1, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट आर द मेन पर्पसेज, ठीक है, पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि रेजिंग एंड स्पेंडिंग मनी इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा तो सरकार के द्वारा ऐसा पॉलिसी लाया जाए ताकि लोगों के पास पैसा आए, ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा आना नहीं चाहिए, बल्कि पैसा आने के साथ साथ लोगों की लाइफ पे उसका गुड असर, अच्छा असर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंडिया के अंदर क्या है कि 1991 में हमने LPG रिफॉर्म लाया था, ये हमारे देश के अंदर आया, ये अच्छी बात है, ठीक है, इससे हमारे देश को फ़ायदा भी हुआ, इसमें कोई नुकसान नहीं, इसमें भी कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, ऐसा सॉरी, तो ये भी ट्रुथ है कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो देश के अंदर पैसा आया और हमारे यहाँ नंबर ऑफ करोड़पति जो है बढ़ गया, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि एक तरफ तो इनकम बढ़ गया और एक तरफ इनकम बहुत ज़्यादा घट गया, ठीक है, मतलब कि अमीर और गरीब जो है उसके बीच इनकम गैप लगातार वाइड होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटेटिवली तो हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब हमारी GDP जो है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 10 में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ लोगों का काफ़ी ज़्यादा पुअर है, ठीक है। एक के पास इतना पैसा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि पैसा खर्च कहाँ पे करे, ठीक है, क्लियर है।
बहुतों के पास इतना कम पैसा है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने डे टू डे लाइफ को कैसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो इट इज कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ओके। तो फिजिकल पॉलिसी तभी बेटर मानी जाती है जब क्या होता है, क्वांटिटेटिव लाइफ तो इफेक्ट होना चाहिए, मतलब पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसके ऊपर भी पॉजिटिव असर होना चाहिए, यानी कि लोगों के पास इतना पैसा हो, ठीक है, ताकि लोग क्या करें, एक बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जी पाए, मतलब अच्छा उसको एजुकेशन मिले, अच्छी उसको हेल्थ फैसिलिटी मिले, उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं मिल पा रही, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है वो क्वेश्चनेबल है। क्लियर है। फाइनेंशियल फिजिकल रिसीट का सोर्स क्या क्या है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। तो पैसा आने का बहुत सारा जरिया है। तो पहला जरिया क्या है, पहला जरिया ये है कि टैक्स से पैसा आता है, सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। इसके अलावा यूजर चार्ज, यानी कि आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, पावर को यूज करते हो, आपके वाटर सप्लाई आपके यहाँ होता है, आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज करते हो, रेलवे बस ये सब आप यूज करते हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ओके। इसके अलावा डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, सरकार क्या करती है कि अपनी कंपनी को इन्वेस्ट करती है, बेचती है, ठीक है, प्राइवेटाइज कर देती है। प्राइवेटाइज करने का मतलब बेचना नहीं होता, प्राइवेटाइज करने का मतलब ये होता है, मतलब कि कुछ शेयर को ट्रांसफर कर देना प्राइवेट अथॉरिटी को, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, सरकार ने क्या किया कि देश में उधार दिया, पीएसयू को उधार दिया सरकार ने, स्टेट को उधार दिया, ठीक है। तो उसके बदले सरकार को इंटरेस्ट मिलता है। सरकार कई गरीब देशों को, जो हमसे पुअर कंट्री है, उसको सरकार क्या करती है, लोन देती है, ओके। तो ये सब जरिया है जिससे सरकार क्या करती है, कमाई करती है, अर्न करती है, इसको बोलते हैं अर्निंग फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये पैसा आने का जरिया होता है, ओके। ऑल रिसीट कंटेंट, जो पैसा आता है, ठीक है, रिसीट, रिसीट मतलब पैसा आना, एक्सपेंस मतलब पैसा जाना, ठीक है। तो ऑल रिसीट के अंदर क्या होता है, अर्न कंपोनेंट होता है, बोरोड कंपोनेंट होता है। तो रेवेन्यू का मतलब ऑल द अर्न कंपोनेंट, और जो रेस्ट पार्ट है उसको बोलता है रिसीट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो रिसिप्ट, रिसिप्ट को और एक्सपेंडिचर को हम दो अकाउंट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये भी आपने डिस्कस किया था कि सरकार के पास जो पैसा आता है उसको हम दो अकाउंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 112 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो बजट टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में बजट टर्म मेंशन नहीं है। तो आर्टिकल 112 जो है ये कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है जिसमें दो चीज़ें होती है। एक तो होता है कि एस्टिमेटेड रिसीट कितना सरकार का है, यानी सरकार के पास एस्टिमेटेड कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीट, और सरकार का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है। इन दोनों अकाउंट के बारे में ब्यौरा होता है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 बार क्वेश्चन ये पूछा है प्रीलिम्स के अंदर कि व्हाट इज आर्टिकल 112, व्हाट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दिस आर्टिकल मेंशन अबाउट, तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट के बारे में मेंशन है, ठीक है, यहाँ पर जो है मेंशन नहीं है कैपिटल अकाउंट के बारे में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के बदले यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर है। तो कैपिटल अकाउंट इज नोवेयर मेंशन्ड इन आर्टिकल 112, budget is nowhere mentioned in constitution. For budget the term used is annual financial statement in which we have considered only two type of account, revenue and other side of expenditure, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी का गोल क्या होता है, तो इसका गोल होता है, सरकार जो फिजिकल पॉलिसी बनाती है उसका बहुत सारा गोल होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी गोल, जैसे कि सरकार अचीव करना चाहती है ग्रोथ को, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि जब ग्रोथ होता है तो ग्रोथ से सभी को फायदा होना चाहिए, समाज के सभी सेक्शन को उस ग्रोथ से बेनिफिट हो, तभी ग्रोथ को मतलब इक्विटी बेस्ड माना जाएगा, ठीक है। ग्रोथ सस्टेनेबल होता है, होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हो कि ग्रोथ हम ऐसे करें ताकि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को आज तो हम यूज करेंगे ही, ठीक है, लेकिन साथ साथ अपने फ्यूचर वाले जनरेशन के लिए बचा कर रखेंगे, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है प्रीलिम्स में, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जेंडर एम्पावरमेंट, ये भी पर्पस होता है, जैसे महिलाओं का एम्पावरमेंट, ठीक है, ट्रांसजेंडर का एम्पावरमेंट, ये पर्पस होता है बजट का, ओके। जेंडर बजटिंग एक कॉन्सेप्ट भी है जिसमें कि जेंडर मतलब पर्टिकुलर जेंडर के लिए एक खास फंड को एलोकेट किया जाता है, इसको बोलते हैं जेंडर बजटिंग। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। एजुकेशन पे सरकार खर्च करती है, सरकार का पर्पस ये होता है कि जो छोटा मोटा उद्योग होता है, कुटीर उद्योग, ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसको सरकार बढ़ावा दे, इसके लिए भी फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। और क्या गोल होता है, तो गोल होता है इनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कैसे विकास होगा, कृषि का विकास कैसे होगा, ठीक है, इस पर भी सरकार फोकस करती है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, से कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट किया जाए, इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार फोकस ये करती है कि इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए रूरल एरिया के अंदर,
ताकि लोगों को अपने घर के अंदर ही लोकल एम्बियंस के अंदर क्या हो, जॉब मिल पाए और लोगों को फोर्स नहीं होना पड़े माइग्रेट होने के लिए। ओके, इसके अलावा लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, इसका मतलब ग्रोथ का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मैकेनाइजेशन कम हो, मशीन कम हो, ऑटोमेशन कम हो, ठीक है। अदरवाइज जब ज़्यादा मैकेनाइजेशन होगा, ज़्यादा ऑटोमेशन होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो लेबर फोर्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जॉब से क्या होगा, आउट हो जाएगा, या जो अनस्किल्ड वर्क फोर्स है उसको जॉब नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे आज वर्ल्ड जो है एआई के कारण बहुत फास्टली क्या हो रहा है, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जॉब मार्केट इफेक्टेड हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी सरकार का ये भी पर्पस होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लोकल प्रोडक्ट होता है उस पर जीआई टैग लगाती है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो इसका फायदा क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला, फॉर एग्जांपल शाही लीची, ओके, इसके अलावा मखाना, इसके अलावा और क्या है आपका कड़कनाथ चिकन, ओके, तो इन सब प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ओके। इसके अलावा एक सिलाब का खाजा होता है, पटना साइड में कहीं मिलता है, ओके। तो इससे फ़ायदा ये होता है जब जीआई टैग मिलता है तो इनको एक्सपोर्ट प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है, क्लियर है, ठीक है। तो इससे लोकल लोग जो है बहुत ज़्यादा एम्पावर होते हैं इकोनॉमिकली। डेवलपमेंट ऑफ साउंड सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल्स, कॉलेजेज, ओल्ड एज पेंशन सिस्टम, इस सब को हम क्या करेंगे, इस सब को बेटर हम बनाएंगे। और फिजिकल इंफ्रा यानी सड़क, बिजली, पानी, इस पर हम वर्क करेंगे। तो ये सरकार का मेन काम होता है। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि अब इसको स्क्रैप कर दिया गया है 2015-16 के बाद, लेकिन इससे पहले से क्वेश्चन पूछता था कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, प्लान एक्सपेंडिचर लाइक कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंपलसरी करना ही करना है, जो रेगुलर होगा, उसको बोलेंगे प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान वो हुआ जिसको कि क्या कहते हैं, जिस एक्सपेंडिचर को हम कभी कभी करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे कि स्कूल को बनाना, ये है आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, क्लियर है। बट स्कूल का मेंटेन तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर, ओके। तो अब ये हटा दिया गया तो इसकी जरूरत है नहीं। तो इट वाज ड्रॉप्ड सिंस 2017-18 बजट, सो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, ये संवैधानिक टर्म नहीं है, ठीक है। तो अब ये पूछेगा नहीं, तो अब इसको याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो टॉपिक आ रहा है इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो बजट होता है, बजट में दो तरह का अकाउंट होता है। तो एक रिवेन्यू अकाउंट होता है और एक आपका अदर एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे रिवेन्यू अकाउंट के बारे में और कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो रिवेन्यू अकाउंट जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रिवेन्यू रिसीट है और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रिसीट कम होगा, तो उसको बोलेंगे हम घाटा, वित्तीय घाटा, ठीक है। तो वो हो गया रिवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रिवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रिसीट। अब रिवेन्यू रिसीट के अंदर क्या आता है, ये पूछता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे दो चीज़ें आता है, एक आता है कि पैसा टैक्स सोर्स से कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो टैक्स सोर्स और जो नॉन टैक्स सोर्स से पैसा आता है, इट इज कंपोनेंट ऑफ रिवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो रिवेन्यू अकाउंट में क्या क्या आएगा, फिर से बताइए। मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम टैक्स सोर्स और नॉन टैक्स सोर्स, इट इज पार्ट ऑफ रिवेन्यू अकाउंट रिसीट, ठीक है, रिवेन्यू रिसीट अकाउंट, क्लियर है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भाई टैक्स में क्या क्या आता है, ठीक है, नॉन टैक्स में क्या क्या आता है, ये ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन राइट है। आपको क्वेश्चन आगे हम दिखाएंगे। तो देखिए टैक्स सोर्स में इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ओके, ये सब हो गया टैक्स सोर्स। जो नॉन टैक्स सोर्स उसमें क्या है, सरकार से आप सर्विस लेते हैं, यूजर चार्ज आप पे करते हो फॉर रेलवे सर्विस, पावर सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन गिवन, सरकार जब किसी को लोन देगी तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एनुअली सरकार को लोन पे इंटरेस्ट अर्न करेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है, लोन इज पार्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोन का जो प्रिंसिपल है इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट है इट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, ओके। तो इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन गिवन, इट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। डिविडेंड, आपको शेयर पर जो प्रॉफिट मिलता है, ओके, वो रेगुलर मिलता है, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट रिसीट। प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट रिसीट, ओके। अब रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर आता है इट डज नॉट क्रिएट एसेट। तो पहली बात तो ये है कि रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, डे टू डे एक्सपेंडिचर, मतलब ये खर्च होना ही होना है, ठीक है। और इस पैसे को खर्च करने से एसेट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो जिस पैसे को खर्च करने से एसेट क्रिएट होगा दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ओके। और जिस पैसे को कंपल्सरली खर्च करना है दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, ओके। बहुत ध्यान से सुनिए और यूपीएससी क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो इट डज नॉट क्रिएट एसेट, ये एसेट क्रिएट नहीं करता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है ये पूछता है कि ऑप्शन दे देगा एग्जाम के अंदर, ओके, कि इसमें से कौन कौन सा रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देगा इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पे लिख देगा डिफेंस, यहाँ पे लिख देगा सब्सिडी, अब यहाँ पे लिख देगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो नहीं आता है, क्लियर है। और पूछेगा इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन राइट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 5, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ओके। तो इट डज नॉट क्रिएट एसेट, इसके अंदर क्या क्या आता है, इंटरेस्ट पेमेंट इसके अंदर आता है, इसके अंदर डिफेंस का एक्सपेंडिचर आता है, सब्सिडी जो सरकार प्रोवाइड करती है ये भी इसी का पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो लोक प्रशासन है ये भी इसी का पार्ट है, और फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाता है स्टेट को, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। अब कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंशियल ग्रांट तो स्टेट किस पर्पज से दिया जाता है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाता है इट इज सिनोनिमस विद मेंटेनेंस, एक तरह से मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है, या कंजम्पशन के लिए दिया जाता है, दो पर्पज से दिया जाता है। बट इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स व्हाट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। क्योंकि एसेट ये क्रिएट नहीं करता, ये सिंपली इंफ्रा की मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है या कंजम्पशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये एसेट क्रिएट नहीं करता जो ग्रांट स्टेट को दिया जाता है उस पैसे से, ठीक है, दैट्स वाई इट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर, ओके। जो आर्टिकल 275(1) है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि फाइनेंस कमीशन ग्रांट और फाइनेंस कमीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, पहली बात है कि फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 280, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, प्रीलिम्स में, ओके। चलिए, तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट आर गिवन टू ए स्टेट अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 275(1) जो है, ठीक है, ये कानून है। तो इस कानून के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैट्यूटरी ग्रांट, मतलब कि बाय लॉ, स्टैट्यूट मतलब कानून होता है, ठीक है, तो बाय लॉ कंपल्सरली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहते हैं ग्रांट प्रोवाइड करना ही करना है, मतलब गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं कर सकती है, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकती है, ओके। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड ग्रांट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और ग्रांट किससे संबंधित होगा, तो ये ग्रांट संबंधित होगा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ठीक है। जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा इस केस में ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रांट इन एड फॉर स्टेट, ये सब याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ग्रांट इन एड फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, तो डिजास्टर रिस्पांस के पर्पज से दिया जाएगा। ग्रांट इन एड फॉर रूरल लोकल बॉडी, ठीक है, एंड अर्बन लोकल बॉडी, यही तीन पर्पज से दिया जाता है। तो ये तीनों पर्पज रट लेना है, क्या क्या पर्पज होगा, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होगा, सेकंड क्या होगा, डिजास्टर रिस्पांस फंड, क्लियर है, थर्ड क्या होगा, रूरल अर्बन लोकल बॉडी डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तीन पर्पज से ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है, ओके, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज 1, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कौन इसके बारे में रिकमेंड करता है, तो रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 280 है, ओके। और फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, रेवेन्यू अकाउंट कंप्लीट हो गया, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। अगला है कैपिटल अकाउंट। अब जो कैपिटल अकाउंट होता है, दिस टर्म इज नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 112, और आर्टिकल 112 में इस अकाउंट के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। सिंपली लिखा हुआ है कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, दैट विल बी शोन इन रेवेन्यू अकाउंट एंड अदर कैटेगरी। तो ये अदर कैटेगरी का मतलब कैपिटल अकाउंट ही आप समझ लीजिए, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट का भी दो पार्ट होगा, एक होगा कैपिटल अकाउंट रिसीट, तो कैपिटल रिसीट, और एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि कैपिटल अकाउंट रिसीट में क्या क्या आता है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ठीक है, हर चीज को आप रट नहीं सकते, ठीक है। तो कैपिटल मतलब एसेट, क्लियर है। एसेट क्या होगा, एसेट नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप जब कोई मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, या किसी मकान को आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो क्या ये पीरियोडिक है कि हर एक साल मकान खरीदना या हर एक महीने मकान खरीदना, ये पीरियोडिक नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ता है कि आपको पैसा को जमा करना पड़ता है, एक फिक्स टर्म के बाद पैसे को आप खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं, ठीक है, ये कैपिटल हो गया। तो लॉजिक लगाना, हर चीज को आप याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या आता है, जैसे आपने किसी को लोन दिया, तो लोन तो बड़ा अमाउंट होगा, ओके। तो रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट, यूनियन टेरिटोरी और पीएसयू, ठीक है। इन तीनों को जो पैसा दिया जाएगा, मतलब सरकार सिंपली जब लोन प्रोवाइड करती है किसी पीएसयू को, किसी स्टेट को, ठीक है, या यूनियन टेरिटोरी को, तो वो जो पैसा रिकवर होता है उसको किस अकाउंट में रखते हैं, कैपिटल अकाउंट रिसीट में रखते हैं, ठीक है।
फ्रेश बोरोइंग फ्रॉम इनसाइड द कंट्री एंड फ्रॉम एब्रोड। अब सरकार ने क्या किया कि देश के अंदर जो है उधार दिया था किसी को, ठीक है, वो उधार वापस आ गया। सॉरी, सरकार बोरो कर रही है, सरकार बोरो कर रही है देश के अंदर से। जैसे सरकार क्या करती है, बॉन्ड के द्वारा, ट्रेजरी बिल के द्वारा क्या करती है, बोरोइंग करती है। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट के द्वारा जो बोरोइंग किया जाता है अपने देश के अंदर से या विदेश से बोरोइंग किया जाता है, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, समझ रहे हैं, ये सारा का सारा पैसा कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, जो कि सरकार के द्वारा जो बोरोइंग किया जाएगा उसका पर्पस होगा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया जाता है उसके द्वारा सरकार क्या करती है, मेगा प्रोजेक्ट बनाती है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाती है, ठीक है। तो फ्रेश बोरोइंग फ्रॉम इनसाइड द कंट्री एंड द अब्रोड, ये आपको कैपिटल अकाउंट रिसीट के अंदर आता है। डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, सरकार का मान लीजिए किसी कंपनी में शेयर है, कोई पीएसयू है, सरकार की कंपनी है, ठीक है। सरकार का पहले शेयर था 75%, अब सरकार का शेयर घट के हो गया 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% शेयर सरकार ने क्या किया, बेच दिया। क्लियर है? इसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड। क्या बोलते हैं इसको? डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड। क्लियर है कि पहले शेयर था 75%, अब घट के हो गया 60%। ओके, इसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड, तो ये भी, इससे भी सरकार के पास पैसा आता है। और इसमें क्या होता है, इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है डेट कंपोनेंट और एक है नॉन डेट कंपोनेंट। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है सर, ठीक है। तो डेट कंपोनेंट क्या है? तो डेट कंपोनेंट है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेज मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट। इसके अलावा फ्रेश बोरोइंग, ये सब डेट कंपोनेंट हो गया। और जो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर वो क्या है आपका, नॉन डेट, ठीक है, ये उधार नहीं है, तो इट इज नॉन डेट कंपोनेंट। ओके, कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर, तो लोन मेड टू स्टेट, यूटी एंड पीएसयू, सरकार जो लोन देती है, ठीक है, किसको, स्टेट को, यूनियन टेरिटोरी को, पीएसयू को। ओके, ये कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ओके, एक्सपेंडिचर फॉर एसेट क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोसाइटी, सरकार क्या करती है, सरकार एसेट क्रिएट, सरकार रोड बनाती है, सड़क बनाती है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाती है, कॉलेज बनाती है, ठीक है। तो ये एसेट हुआ सरकार का, तो इसमें जो पैसा जाता है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर। और लोन पेड, सरकार ने कोई लोन लिया था, लोन को पे किया वापस, ठीक है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि लोन में दो कंपोनेंट होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। ओके, सो कैन यू टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes? ओके, चलिए तो हम लोग फिर वापस आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट में अगला क्या है, कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर हो गया था, हाँ, लोन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, लोन का जो प्रिंसिपल वाला पार्ट होता है, मूलधन जिसको बोलते हैं, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। और इसका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट है, तो इसको ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 4 अकाउंट के बारे में बताया, दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखना, ठीक है। पर्टिकुलरली 2010 के बाद क्वेश्चन देखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, और 2010 से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। अब डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब घाटा होता है। तो घाटा क्या होगा, रेवेन्यू साइड में भी हो सकता है और कैपिटल साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब रेवेन्यू साइड में घाटा होगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। और जब कैपिटल साइड में घाटा होगा उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। लेकिन कैपिटल डेफिसिट कोई टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो टर्म होता है, ये चार टर्म है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी बजट पब्लिश होता है तो बजट में ये ग्राफ जो है हर एक साल आता है, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस ग्राफ को ध्यान में देखिए, ग्राफ में क्या होता है, सरकार 4 तरह के डेफिसिट को दिखाती है, ठीक है। तो पहला डेफिसिट दिखाती है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। सेकंड दिखाती है रेवेन्यू डेफिसिट, थर्ड दिखाती है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और चौथा दिखाती है
प्राइमरी डेफिसिट, इससे क्वेश्चन खूब फ्रिक्वेंटली आता है। सॉरी। हेलो हेलो। ओके, तो सरकार के द्वारा 4 तरह के घाटे का बात किया जाता है। तो पहला घाटा क्या है? पहला घाटा है फिजिकल डेफिसिट, सेकंड घाटा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट, थर्ड घाटा क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और चौथा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। इस चारों टर्म को हमें समझना है ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। चलिए देखिए, तो डेफिसिट का मतलब ये होता है कि खर्चा आपका ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिट, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिट, और कैपिटल डेफिसिट का मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन कैपिटल रिसिट। बट ये टर्म मेंशन नहीं किया जाता है बजट के अंदर, ठीक है। बजट के अंदर इस टर्म को मेंशन किया जाता है, द टर्म इज रेवेन्यू डेफिसिट, दिस टर्म इज नॉट मेंशनड इन बजट। ये टर्म मेंशन होता है बट ये टर्म मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस टर्म के बारे में बस हमको जानकारी चाहिए, बट इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट ऑन टैक्स एंड नॉन टैक्स साइड। मतलब रेवेन्यू अकाउंट में पैसा कैसे आता है? टैक्स से आता है, नॉन टैक्स से आता है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सिंपली आप याद कर लीजिए, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यदि नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब घाटा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सिनोनिम्स विद कंजम्पशन और नॉन डेवलपमेंट, ठीक है। यानी रेवेन्यू अकाउंट पे यदि घाटा हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पैसे को तो हमने डेवलपमेंट पर्पज से यूज नहीं किया है, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट के पैसे का मतलब ये हुआ कि इस पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है ओनली फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर, न कि फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो इन केस ऑफ इंडिया, इवन जो सोशल सेक्टर प्रोग्राम पे सरकार खर्च करती है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे सरकार खर्च करती है एजुकेशन के ऊपर, लेबर वेलफेयर के ऊपर, हेल्थ पर, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, सोशल सिक्योरिटी, ईटीसी पर, इसमें सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम के द्वारा खर्च किया जाता है, ठीक है। तो ये सरकारी जो स्कीम्स है, इसका जो खर्चा है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर, ओके। तो दे कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकार, सॉरी, यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और इसमें गलती करने की पूरी संभावना है, लोग गलती यहीं पे करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट जीरो का मतलब ये हुआ कि सरकार ने कहीं से बोरोइंग नहीं किया अपने खर्च को, खर्च के लिए। तो फंड फॉर कंजम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट्स ओन रिसोर्स नॉट बोरोइंग, दैट इज कॉल्ड जीरो रेवेन्यू डेफिसिट, ओके। अब एक टर्म होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। ये टर्म इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2012 के बजट में। मतलब एफआरबीएम एक्ट जो है, एक हमारे यहाँ कानून होता है, उसका नाम है एफआरबीएम एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कानून है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एफआरबीएम के बारे में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन खूब पूछता है। तो ये जो एफआरबीएम एक्ट है, इस एक्ट को 2003 में एक्ट आया था, 2003 में आया था। तो इस एक्ट को रिवाइज किया गया 2012 में, ठीक है, और उसमें एक नया टर्म ऐड किया गया, टर्म का नाम रखा गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है समझते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम जो ग्रांट प्रोवाइड करते हैं कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए, उसको माइनस कर देंगे किससे? रेवेन्यू डेफिसिट से। तब जो टर्म हमारे पास आएगा, जो अमाउंट आएगा, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, तो जनरली क्या होता है कि ग्रांट इन एड सेंटर के द्वारा दिया जाता है स्टेट को, ठीक है, ओके, या जो संवैधानिक बॉडी है, जैसे कि लोकल बॉडी हो गया, पंचायती राज वगैरह हो गया, या जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो इन सारी बॉडी को जो पैसा दिया जाता है, ओके, फॉर कैपिटल क्रिएशन, इस पैसे को हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू डेफिसिट में से, ठीक है। तो देखो भाई, इसको भी याद कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पैसा कहाँ कहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इसका मतलब क्या है? तो ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इट इज ग्रांट इन एड दैट इज गिवन बाय सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अथॉरिटीज, ऑटोनोमस बॉडी एंड अदर स्कीम इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल एसेट क्या है? स्कूल एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग है, ठीक है, इरीगेशन वर्क है, ये सब क्या है? आपका कैपिटल एसेट है, ओके। गवर्नमेंट हैज अबेंडन्ड बीइंग टारगेटेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड ईआरडी। अब क्या हुआ कि 2018 में जो है, ठीक है, सरकार ने एफआरबीएम को अमेंड किया, ठीक है। और एफआरबीएम को अमेंड करने के बाद सरकार ने क्या किया, पहले सरकार क्या करती थी, पहले गवर्नमेंट चेंज करती थी रेवेन्यू डेफिसिट को, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को, फिजिकल डेफिसिट को। अब सरकार सिर्फ और सिर्फ चेंज करती है 2018 के बाद
फिजिकल डेफिसिट को। आप कंफ्यूज हो गए होंगे इसलिए इसको छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है, आगे ये रिपीट होगा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? वित्तीय घाटा, डिफरेंस बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट अर्न एंड टोटल एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा जो जो पैसा अर्न किया जाता है उसमें से हम एक्सपेंडिचर को जब माइनस कर देंगे उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन बराबर एग्जाम में, ठीक है, 10 बार पूछा है, क्वेश्चन दिखाएंगे आपको आगे। तो इसमें क्या क्या आता है इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रेवेन्यू अकाउंट रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या इसका फॉर्मूला? रेवेन्यू अकाउंट रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, और उसमें से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर को, तब जो आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। एक बार दोबारा देख लीजिए, रेवेन्यू अकाउंट रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट मतलब उधार जो क्रिएट जो उधार क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, जो जिसके कारण उधार नहीं होगा, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो अमाउंट टू ऑल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इन अ गिवन फिजिकल ईयर इज नॉर्मली, मतलब सिंपली क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बोरोइंग किया जाता है फिजिकल ईयर के अंदर, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो हमारे यहाँ FRBM एक्ट है जो सरकार के हाथ को बांध देता है, ठीक है, कि भाई आप जो है मतलब मनमाने तरीके से बोरोइंग नहीं कर सकते, बोरोइंग का भी लिमिटेशन या रूल होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो FRBM एक्ट है उसका पूरा नाम है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2018, ठीक है, इसको अमेंड किया गया 2018 में, ठीक है। इसने फिक्स कर दिया कि सरकार को अपना घाटा कितना रखना है? 3% के आसपास, ठीक है। तो GDP का 3% रखना है सरकार को अपना घाटा, ओके। अब देखिए जनरली बजट के अंदर 4 तरह का ट्रेंड होता है। एक होता है फिजिकल डेफिसिट, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट अभी जो है 2026 के आसपास 4.3% ऑफ GDP है, ठीक है, कितना है? 4.3%, जबकि सरकार को बोला गया है करना है 3% ऑफ GDP। सेकंड जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.5% है, इसको 0% करना था, ठीक है। जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है इसको 0.7% कर दिया गया है, ठीक है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो अभी 0.3% है, ठीक है। तो ये डाटा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसका थोड़ा सा आपको अनुमान होना चाहिए, ठीक है, एस्टिमेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड नेट फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वो है इट इज टोटल बोरोइंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सरकार का जो टोटल बोरोइंग होता है, ओके, उसको बोलते हैं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। और जब उसी में से हम क्या करते हैं कि लोन टू स्टेट और लोकल बॉडी और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को माइनस कर देते हैं, तब जो आता है उसको बोलते हैं नेट फिजिकल डेफिसिट। जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वहाँ से माइनस कर देंगे हम लोन गिवन टू स्टेट, लोकल बॉडी और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जब इसको माइनस कर देंगे तब जो आएगा उसको बोलते हैं नेट फिजिकल डेफिसिट, ओके। बजट डेफिसिट इस टर्म को अब यूज नहीं किया जाता, इसलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं है इससे, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन आता था बट 97-98 में इस टर्म को हटा दिया गया, तो अभी से क्वेश्चन नहीं आता। तो बजट डेफिसिट इट कंसिडर्ड ओनली द डिफरेंस बिटवीन टोटल बजटेड रिसीट एंड बजट, मतलब बजट का जो रिसीट है और जो बजट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इस दोनों का जो घाटा होगा, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, यदि वो माइनस आएगा, ओके, दैट इज बजट डेफिसिट, ओके। तो जनरली क्या होता है कि जो बजट, जितना सरकार को घाटा होता है बजट के अंदर, उस पैसे को RBI के द्वारा प्रिंट किया जाता है, उसको बोलते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। एंड इट इज सप्लाइड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्रेडिट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाज डिस्कार्टेड इन 1997, मतलब 1997 में इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ये अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सिर्फ उसी पार्ट को डेफिसिट मानता है जो सरकार पैसा प्रिंट करके देती है, ठीक है, सिर्फ उसी को ये डेफिसिट मानता है। तो यानी इट अंडरमाइन अमाउंट RBI बोरोड फ्रॉम द मार्केट, ओके। तो यानी क्या करता है, मार्केट के द्वारा RBI के द्वारा मार्केट से जो बोरोइंग किया जाता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है कि आपको बोरोइंग का रियल पिक्चर नहीं बताता है, इसलिए इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिजिकल डेफिसिट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताता है कि सरकार जो है फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहा है, कितने हेल्दी मैनर में मैनेज कर पा रहा है, ठीक है। ये मतलब सरकार के फिजिकल परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है, ठीक है, कि सरकार का जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो गुड है या बैड है, ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस मोर कॉम्प्रहेंसिवली। और 2018 के बाद इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है पहले कि FRBM एक्ट जो है उसके तहत सरकार किस किस तरह के डेफिसिट को चेंज करती है, ओके। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, 2010 में क्वेश्चन पूछा था, उसमें ऑप्शन दिया था रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट, सॉरी, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। तो 10 में तो दोनों राइट था,
लेकिन यदि क्वेश्चन अब ये दोबारा रिपीट होगा तब क्या होगा, ओनली फिजिकल डेफिसिट, चूंकि 2018 में एफआरबीएम को अमेंड कर दिया गया, इसके अनुसार सरकार अब ओनली चेंज करेगी फिजिकल डेफिसिट को, ना कि रेवेन्यू डेफिसिट को, ठीक है। तो सरकार अब सिर्फ चेंज करती है फिजिकल डेफिसिट को, सरकार अब चेंज नहीं करती है रेवेन्यू डेफिसिट को, ओके। मोनेटाइड डेफिसिट क्या होता है? तो जनरली क्या होता है कि जब भी सरकार को वित्तीय घाटा होता है बजट के अंदर, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई को बोलती है कि उस घाटे को, जितना घाटा का अमाउंट है उतना पैसा प्रिंट करने के लिए। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए कि जब आरबीआई के द्वारा बार बार पैसे को प्रिंट किया जाएगा, ठीक है, तो इससे मार्केट में क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा या घटेगा? नहीं समझे? समझिए। ये है कमोडिटी, ये है सैलरी, ठीक है। मार्केट में नंबर ऑफ कमोडिटी 100 है, कितना है, 100 है, और सैलरी है 10,000। सैलरी कितना है, 10,000। तो एक कमोडिटी का प्राइस कितना होगा? प्राइस ऑफ वन कमोडिटी जो है कितना होगा? 100। अब सैलरी इनहेंस हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया 20,000, बट जो नंबर ऑफ कमोडिटी है वो फिक्स है। कितना प्राइसेस का हो गया, 200। तो महंगाई बढ़ गई या घट गई? महंगाई बढ़ गई। क्लियर है? तो जब सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा सरकार के आग्रह पे बार बार पैसे को प्रिंट किया जाता है, तो इससे क्या होता है, बाजार में महंगाई बढ़ती है, और बाजार में महंगाई का बढ़ना इकोनॉमी के लिए हमेशा बैड होता है, ठीक है। तो महंगाई का एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन ज़्यादा यदि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो महंगाई का बढ़ना इकोनॉमी के लिए बैड है, ठीक है। अब महंगाई कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मोनेटाइज डेफिसिट। इसमें क्या होता है कि बोरोइंग मेड फ्रॉम आरबीआई थ्रू प्रिंटिंग करेंसी, ओके, गवर्नमेंट के द्वारा इस बात को तभी फॉलो किया जाता है जब सरकार सरकार असमर्थ होता है मार्केट से बोरो करने में, ठीक है। क्लियर है? तो अब क्या करेगा, पैसे को प्रिंट करने के बाद सरकार स्कीम के द्वारा पैसे को इन्फ्यूज करेगा मार्केट में, तो सरकार क्या करेगा, सैलरी को बढ़ा देगा, ठीक है। ये स्कीम के थ्रू लोगों तक पैसा आएगा, तो जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो सामान तो फिक्स है, सामान तो उतना ही है, लेकिन लोगों का सैलरी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली महंगाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बार बार महंगाई बढ़ने से क्या होगा, बार बार महंगाई बढ़ने से जो है इकोनॉमी के लिए वो अनहेल्दी होता है, ठीक है। तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2006 से, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एफआरबीएम कानून। अब एक टर्म है प्राइमरी डेफिसिट, इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट को, इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो इट हेल्प इन असेसिंग प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट इन इट्स करंट फिजिकल कंट्रोल एफर्ट, ठीक है, कि सरकार ने कितना हद तक कैसे इकोनॉमी को मैनेज किया है। तो न्यू गवर्नमेंट का असेसमेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, ओके, प्राइमरी डेफिसिट। चलिए, एक तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या समझ में आ गया कि जब भी सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो सरकार क्या करती है, सरकार आरबीआई को बोलती है मनी प्रिंट करने के लिए, और सरकार क्या करती है कि फिर उस मनी को जो प्रिंट किया जाता है उसको सरकार तक क्या करती है, इन्फ्यूज करती है इकोनॉमी के अंदर, ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग गुड है या बैड है? तो अभी आपने क्या देखा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये बैड है, लेकिन इसका दोनों साइड है, ये गुड भी है और बैड भी है। कैसे, समझिए इस चीज़ को। इमेजिन कीजिए कि 1950 का इंडिया है, 1950 का, ठीक है। तो 1950 का जो इंडिया था वहाँ पे फाइनेंशियल बेस हमारा क्या था, बहुत पुअर था, इकोनॉमी हमारी बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो जब इकोनॉमी काफ़ी हमारी ख़राब रहेगी तो इसमें क्या होता है कि सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ता है इकोनॉमी को रन करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो अब सरकार भी तो कहीं ना कहीं से बोरोइंग करेगी, ओके। तो सरकार क्या करती है कि फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग के टूल को यूज करती है, ठीक है,
ताकि बड़े बड़े इंफ्रा हम क्रिएट कर पाए और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, तो ये गुड है। बट सरकार ने सिर्फ अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपने खर्च के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि सरकार ने क्या किया, पैसा जब प्रिंट किया तो सरकार ने उधार लिया। क्लियर है? तो जब सरकार उधार ले रही है तो जब क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगा, तो बूस्ट करने के बाद क्या होगा, उधार को सरकार वापस कर देगी। नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, और गांव में क्या है कि जो सड़क की कनेक्टिविटी है काफ़ी पुअर है, तो सरकार ने डेफिसिट फाइनेंसिंग के टूल को यूज करते हुए वहाँ पर गांव का विकास कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है। तो जब गांव का डेवलपमेंट होगा तो लोगों का इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार को वो टैक्स पे करेंगे। क्लियर है? या जब रोड वहाँ पे बनेगा, बिजली होगा, तो सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार को यूजर चार्ज मिलेगा, तो सरकार उस पैसे से लोन को रिकवर कर देती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज गुड। लेकिन मान लीजिए कि सरकार ने डेफिसिट फाइनेंसिंग किया और उस पैसे से रोड वगैरह बनाया ही नहीं, ठीक है, और उसको खर्च कर दिया बस चुनाव प्रचार के ऊपर, या मतलब बिना मतलब का खर्च कर दिया, बिना काम का खर्च कर दिया, यानी गवर्नमेंट हैज डन नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटी किया ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा कि लोन हमारे लिए बर्डन हो जाएगा, तब डेफिसिट फाइनेंसिंग गुड नहीं है। तो ये इसका नेगेटिव साइड है। क्लियर है? तो अब समझिए, जब गवर्नमेंट का रिवेन्यू सफिशिएंट नहीं होता है एक्सपेंडिचर के लिए, तो सरकार क्या करती है, सरकार आरबीआई को बोलती है फ्रेश करेंसी को प्रिंट करने के लिए और उसको इन्फ्यूज करने के लिए मार्केट में, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे ये टर्म याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आरबीआई के द्वारा जो मनी प्रिंट किया जाता है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस हम बोलते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। कैसे? 1950 में क्या था कि डोमेस्टिक सेविंग रेशियो काफ़ी कम था, मतलब तकरीबन 9% ऑफ जीडीपी से भी कम था, ठीक है। सेविंग समझते हैं, जो बैंक के अंदर पैसा हम सेव करते हैं उसको बोलते हैं सेविंग, ठीक है। तो ये पैसा काफ़ी कम था और सरकार पहले उसी के ऊपर रिलाई करती थी स्कीम्स के लिए। अब तो खैर इकोनॉमी हमारा बहुत डेवलप हो चुका है। कंसिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट वाज कंस्टेंट। क्लियर है? जब देश के अंदर सेविंग काफ़ी कम रहेगा, ठीक है, तो सरकार के पास क्या होगा, वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए पैसा काफ़ी कम रहेगा। क्लियर है? तो यदि डेफिसिट, तो इस केस में डेफिसिट फाइनेंसिंग के टूल को यूज करना गलत नहीं है, क्योंकि हम जनता के वेलफेयर के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कैपेसिटी टू रेज नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वाज हाईली लिमिटेड। यानी सरकार क्या करेगा, यदि मानो टैक्स बढ़ा देगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। स्मॉल सेविंग जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि लोगों का इनकम बहुत कम है, तो लोग के पास सेविंग काफ़ी कम है। जेन्युइन पब्लिक बोरोइंग काफ़ी कम है, सरकार पब्लिक से बोरोइंग नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सरकार के बोरोइंग का भी लिमिटेशन है। तो इन कारणों से गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है पैसा प्रिंट करने के लिए। ओके, सो कैपेसिटी टू रेज नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ये भी हाईली लिमिटेड है। एक्सटर्नल एड कुड बी सप्लीमेंटेड डोमेस्टिक फंडिंग ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अब बाहर से थोड़ा बहुत जो हमको वो मिल रहा है, एक्सटर्नल एड मिल रहा है, उसका भी लिमिटेशन है, बहुत कम मात्रा में एड मिल रहा है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। एफडीआई वाज डिस्करेज। और इसके अलावा क्या था कि हमने देखा कि जब हमारे देश में अंग्रेज आया, ठीक है, तो अंग्रेज ने हमें क्या किया, 200 साल तक गुलाम बना के रखा और इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो हमारा ऐसा मानना था कि जब हम बाहर की कंपनी को हम अपने देश के अंदर अलाउ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो इफेक्टेड होगा। तो इन कारणों से हमने क्या किया, एफडीआई को अलाउ नहीं किया। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि जब बाहरी कंपनियां हमारे देश के अंदर निवेश करती है, ओके, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसको हमने क्यों मना किया, तो उसको मना करने का रीज़न ये था कि हमें ये डर था कि यदि बाहरी कंपनी यहाँ पर आ जाएगी तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक सेक्टर अभी जस्ट फल फूल रहा है, ठीक है, फलने फूलने के कगार पे है, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। ओके, कॉन्सिक्वेंटली एस्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजल्ट है। इन कारणों से देश के अंदर क्या था, एस्कार्सिटी था इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट के पास यही उपाय था कि पैसा को प्रिंट करो और स्कीम के द्वारा लोगों में सर्कुलेट करो। इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि जब पैसा आएगा तो तुम जानते हो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये इन्फ्लेशनरी होता है। इट में अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब मान लो हमने पैसा जो खर्च किया, ठीक है, तो किन्हीं कारणों से इकोनॉमी हमारा जो है शेप में नहीं आ पाया, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं हो पाया, तो पैसा वापस होगा नहीं होगा, तो ये एक ड्रॉबैक है उसका। बट सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जरूरी है डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए, और इट में बिकम अ हेल्दी मीन्स ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी। और इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का मतलब कि
आगे बढ़ाने का ये अच्छा जरिया हो सकता है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि यदि डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम प्रूडेंटली करेंगे, वाइजफुली करेंगे, और इसको हम रैशनल लिमिट में रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, एफआरबीएम लॉ को फॉलो करेंगे, तो ये गुड है, ठीक है, इट इज़ नॉट बैड। ओके। और जो विजिबिलिटी और डिजायबिलिटी ऑफ डेफिसिट फाइनेंस ये डिपेंड करता है कितना बोरोइंग करते हैं और पैसे का हम यूज कैसे करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि राइट और नोट ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो पहले डिफाइन कीजिएगा व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसका पॉजिटिव्स क्या है, इसका नेगेटिव्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। ये मैंने पूरा पॉइंट लिख दिया है, पॉइंट को कट पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। प्रूडेंट फिस्कल डेफिसिट, प्रूडेंट का मतलब विजडमफुल, ठीक है, विजडमफुल। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, प्लॉट को देख रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट कितना है अभी 4.4 है, ठीक है। लेकिन जब कोविड 2020 में आया था कितना 9.2 हो गया था। क्यों हो गया था 9.2 बताइए? कोविड है तो सरकार के पास क्या लिमिटेशन है बोरोइंग का, तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ गया था, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट जरूरी है क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी होती है हमेशा, ठीक है, बट इसका लिमिटेशन होना चाहिए। तो इट इज इसेंशियल अप टू सर्टेन लिमिट फॉर ग्रोथ एंड वेलफेयर। गवर्नमेंट हमेशा लोन को वापस कर देती है जब इसका रिवेन्यू इंप्रूव होता है, जब टैक्स बायंसी होगा, टैक्स बढ़ेगा, ठीक है, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, तब सरकार पैसे को वापस कर देती है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक होगा जब क्या होगा, जब ये रैशनल थ्रेशोल्ड मतलब कि एक रैशनल लिमिट को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, यानी जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोन ले लेंगे और लोन को रिकवर करने कंडीशन में हम है ही नहीं, ठीक है, तब ये इकोनॉमी के लिए बैड है। सोवरेन डेट क्राइसिस इट वाज रिजल्ट ऑफ अनसस्टेनेबल हाई डेट। जैसे अमेरिका के अंदर सोवरेन डेट क्राइसिस हुआ था, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि उसका रीजन यही था कि उधार का जो उधार है बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। सोवरेन डेट क्राइसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कंट्री फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्विस एक्सटर्नल डेट कंट्रैक्टेड इन फॉरेन करेंसी, यानी कि सरकार के पास जो एक्सटर्नल डेट है उसको सिंपली पे करने में सरकार असमर्थ है, उसी को क्या बोलते हैं? सोवरेन डेट क्राइसिस बोलते हैं। क्लियर है? जब कोई सरकार डेट क्राइसिस में होगा तो इस केस में क्या होगा, उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली जो इंटरजेनरेशनल इक्विटी है वो डैमेज होगा। यानी कहने का मतलब जो अगला जनरेशन है, ठीक है, उसको इस जनरेशन के उधार को ज़्यादा टैक्स पे करके रीपे करना पड़ेगा, तो इससे डिस्पैरिटी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। गवर्नमेंट लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज, तो अल्टीमेटली बहुत कम सरकार के पास पैसा बचेगा। सरकार तो मैक्सिमम पैसा इंटरेस्ट के रूप में बाहर दे रही है थी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सरकार के पास बहुत कम पैसा होगा डेवलपमेंट वर्क के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर जो है बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। तो क्या होगा कि जब सरकार के पास उधार बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इस केस में बैंक के पास लिमिटेड पैसा होगा लोन पे करने के लिए। क्लियर है? तो जब बैंक के पास लिमिटेड पैसा होगा लोन पे करने के लिए, तो लोन क्या काफ़ी महंगा हो जाएगा, ठीक है। जब लोन काफ़ी महंगा होगा तो इस केस में जो है बैंक क्या करेगी? बैंक लोन लिमिटेड लोगों को देगी और लोग लोन लेना भी नहीं चाहेंगे, तो क्या होगा? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगी, नहीं आएंगी तो क्राउडलिंग आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्राउडलिंग आउट, यानी कि कंपनियां देश से बाहर भाग जाएंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सी दिस क्वेश्चन। दो 2026 में पूछा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्राउडलिंग आउट इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है, जो कि फिस्कल डेफिसिट है। अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट का बोरोइंग तो बोरोइंग बढ़ गया, लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट, इन कारणों से इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, विच रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन कारणों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। ये 2026 में क्वेश्चन आया है, क्राउडलिंग आउट क्या होता है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो। देखो, वाई शुड फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया इज राइजिंग अगेन? डज रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट इसेंशियल टू अस्योर रिडक्शन इन इन्फ्लेशन? गिव योर रीजन। हाउ इज रेवेन्यू डेफिसिट डिफरेंट फ्रॉम बजटरी डेफिसिट, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट बजट? आप क्या समझते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से, बता दीजिएगा। पहले 20 मार्क का क्वेश्चन आया करता था, अब इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है। व्हाट आर द हर्डल्स फेस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन कीपिंग फिजिकल डेफिसिट बिलो
3 to 4% of GDP. Suggest steps to lower fiscal deficit. Define fiscal deficit 2001 में क्वेश्चन आया है. What is the main thrust of fiscal FRBM हम पढ़ेंगे आगे. What are the, देखो अभी पढ़ा है ना, what are the three major items of expenditure of Government of India on revenue account. Deficit financing क्या होता है, ट्विन डेफिसिट आगे हम पढ़ेंगे, FRBM आगे पढ़ेंगे. देखो 21 में क्वेश्चन आया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट. बता दीजिएगा कैपिटल और रेवेन्यू बजट में क्या अंतर है. एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बोथ दिस बजट, दोनों का कंपोनेंट बताना, ये भी आप बता दीजिएगा. ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है बताइए. चलिए, तो क्या होगा प्रेजेंट जनरेशन. इसके अलावा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाएगा. ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसी है कंट्री का रेटिंग खराब कर देगी. जैसे फिच हो गया, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, मोडीज हो गया, ये क्या करता है, कंट्री का रेटिंग करता है. ठीक है, फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में. तो यदि कंट्री का फिजिकल हेल्थ खराब है, ये रेटिंग आ गया, तो क्या होगा, बाहर का इन्वेस्टर हमारे इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं करेगा, तो क्राउडलिंग आउट हो जाएगा. ओके, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि फिजिकल डेफिसिट जरूरी है लेकिन उसका रैशनल लिमिट होना चाहिए. लॉज लाइक FRBM शुड कंट्रोल द डेफिसिट और बोरोड मनी शुड बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, प्रोडक्टिवली. इसके अलावा वायबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इन शॉर्ट डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग, कितना आपने बोरोइंग किया है और बोरोड मनी का आप एंड यूज क्या करने वाले हैं. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट एबॉलिश्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए. ठीक है, 18 में. तो हमारे क्या हुआ, जो FRBM फ्रेमवर्क है इसको अमेंड किया गया 2018 में. ठीक है, तो अब इसके द्वारा सरकार क्या करेगी, सरकार ने बोला है कि रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट हम नहीं करेंगे. ठीक है, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू डेफिसिट का फंडिंग होता है, ठीक है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम में चला जाता है, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम, सौभाग्य स्कीम, भारतमाला स्कीम. ठीक है, तो इन कारण से इसको टारगेट हम नहीं करेंगे, हम टारगेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेफिसिट. किसको टारगेट करेंगे, फिजिकल डेफिसिट को. ठीक है, तो नाउ गवर्नमेंट विल टारगेट ओनली फिजिकल डेफिसिट, नो रेवेन्यू डेफिसिट, नो प्राइमरी डेफिसिट, नो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पोस्ट अमेंडमेंट मतलब कि 2018-19 से गवर्नमेंट विल ओनली टारगेट फिजिकल डेफिसिट. क्रिटिसिज्म क्या है, तो ऑल द बोरोइंग कैन बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन इफ देयर इज नो टारगेट टू जीरो रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, पढ़ाया था ना मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेवेन्यू डेफिसिट. ट्विन डेफिसिट क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम के अंदर. ट्विन डेफिसिट क्या होता है, तो बजट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट. ठीक है, जब दोनों को मिला देंगे तो इसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ जब हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को. ओके, तो यदि ट्विन डेफिसिट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाता है तो ये आप एक दूसरे को डैमेज करेगा. कैसे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कि कितना पैसा हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है, ओवरऑल कितना ट्रेड हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हो रहा है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्या होगा, डिक्लाइन होगा. जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये अच्छी बात इकोनॉमी के लिए नहीं है. फिजिकल कंसोलिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब सरकार के द्वारा ऐसे उपायों को करना, ठीक है, ताकि फिजिकल हेल्थ को हम बेटर बना पाए. क्लियर है, इसको बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन. तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग करना. कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके लिए क्या क्या टूल्स अडॉप्ट किया जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट रिड्यूस करेगा एनुअल बोरोइंग को, बोरोइंग कम करेगा. गवर्नमेंट जो है पहले का जो हिस्टोरिकल बोरोइंग है, डेट है, उस उधार को धीरे धीरे कम करेगा. ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि जब उधार कम होगा तो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी. इसके अलावा जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को ख़त्म करना है, गवर्नमेंट को इनेबल करना था कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सोशल सेक्टर के ऊपर. टैक्स को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, डिसइन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और सब्सिडी को हम सिर्फ बेनिफिशियरी को पहुंचाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सरकार ने क्या क्या काम किया है. तो सरकार ने पहला काम तो ये किया कि FRBM एक्ट लाया. तो ये कानून बोलता है कि RBI के द्वारा RBI सरकार के लिए पैसा प्रिंट नहीं करेगी जब तक सिचुएशन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं होता है. तो इनैक्टमेंट ऑफ FRBM एक्ट प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. FRBM बाइंड द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी.
फिजिकल कंसोलिडेशन जो है वो सिर्फ सेंटर के लिए जरूरी नहीं है बल्कि स्टेट के लिए भी जरूरी है, ठीक है। यानी जो फिजिकल हेल्थ है वो स्टेट का भी अच्छा होना चाहिए। तो रेवेन्यू साइड में सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म किया, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया है, गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लाया है, कॉर्पोरेट टैक्स में सुधार किया है, वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया है, कैपिटल गेन टैक्स को रिफॉर्म किया है, टैक्स एग्जाम्पशन को रेशनलाइज किया है और इम्प्रूव किया है टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी को। इसके अलावा टैक्स स्टेबिलिटी आई है। कैपिटल अकाउंट साइड में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने जो है मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर साइड है वहाँ सरकार ने क्या किया है, तो सब्सिडी को रेशनलाइज किया है सरकार ने। कैसे, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके बेटर टारगेटिंग थ्रू आधार। सरकार ने बोला है कि जो नॉन इसेंशियल और अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट है उसको हम बंद करेंगे, स्कीम को बंद करेंगे। हम सोर्स को एलोकेट करेंगे प्रायोरिटी एरिया के अंदर। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सर्विस को हम रिड्यूस करेंगे, मतलब कि पब्लिक सर्विस बहुत ही सस्ते रेट पर लोगों तक पहुंचाएंगे। सब्सिडी को रेशनलाइज करेंगे, ओके। प्रोजेक्ट डिले होने के कारण क्या होता है, कॉस्ट ओवररन होता है। मतलब मान लो आज प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, ठीक है, उसे कंप्लीट करना है 2 साल के अंदर, लेकिन प्रोजेक्ट 4 साल डिले हो गया तो प्रोजेक्ट क्या होगा, 1200 करोड़ का 1600 करोड़ का हो जाएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ओवररन। इसको रोकना है। गेटिंग प्रॉपर आउटकम फ्रॉम आउटपुट, ठीक है। फर्दर रिकमेंडेशन क्या है, तो हमें क्या करना है, फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए हमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोच कर पैसा खर्च करना है, और ऑस्टेरिटी मेजर, कुछ टफ मेजर लेना पड़ेगा। जैसे कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्टेज है उसको कम करना है, ठीक है, उसको हमें कम करना होगा। एनके सिंह रिव्यू कमेटी ऑन एफआरबीएम, ये कमेटी आई थी 2016 में, ये 5 मेंबर कमेटी है। चेयरमैन इसके एनके सिंह है। ऑब्जेक्टिव ये है कि एफआरबीएम एक्ट को क्या करना है, रिव्यू करना है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना एक्ट है। तो इसको देखना है कि आज के कंटेम्प्रोरी चैलेंज या ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिनेरियो में, ठीक है, जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उस कंटेक्स्ट में, ठीक है, एफआरबीएम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रिपोर्ट को सबमिट किया गया 2017 में। क्या क्या कहा गया रिफॉर्म के अंदर, तो रिफॉर्म के अंदर बोला गया कि एक आप फिजिकल काउंसिल क्रिएट कीजिए, ठीक है, और फिजिकल काउंसिल जो है वो मल्टी ईयर फिजिकल फोरकास्ट करेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। काउंसिल क्या करेगा, तो इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लायंस विद टारगेट सेट अंडर न्यू लॉ, मतलब अंडर नए लॉ के तहत जो भी फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है, ठीक है, उस टारगेट को फुलफिल करने में सरकार किस हद तक समर्थ है, ठीक है, क्लियर है, उसके बारे में ये बताएगा। फोकस ऑन पब्लिक डेट बाय जीडीपी, मतलब कि हमें देखना है कि जीडीपी में पब्लिक डेट कितना है, ठीक है, उधार कितना है, 2018 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो टारगेट ऑफ 60% डेट टू जीडीपी बाय 2023 तक हमें क्या करना है कि डेट को कितना कर देना है, 60% कर देना है, ठीक है, फ्रॉम प्रेजेंट लेवल ऑफ 68%, जिसमें सेंटर का शेयर होगा 40%, स्टेट का शेयर होगा 80%। हमें फिजिकल डेफिसिट को मानना है मेन टारगेट, ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, ओके। देयर शुड बी स्मॉल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि यदि ग्रोथ यदि बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है और कम करना है डेफिसिट को, ओके। और यदि ग्रोथ, अच्छा डाउनवर्ड मतलब ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और ग्रोथ घटाने के लिए बढ़ा सकते हैं सब। जब ग्रोथ घटेगा तो हम क्या करेंगे, फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, ताकि लोगों के पास पैसा आए और लोग पैसे को इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाए, ठीक है। जब ग्रोथ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिसिट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। 18 में क्वेश्चन पूछा है, देखिए, द एफआरबीएम रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर जनरल गवर्नमेंट बाय 2023, कंप्राइजिंग 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया, तो 2 गलत है और 1 राइट है, ठीक है। तो यानी कि इसको BD को हटा दीजिए और A और C को रहने दीजिए। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार, इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज इट्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू लैटर।
ये राइट है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल की लाइबिलिटी पे लोन लेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन आवश्यक है, ठीक है। यही है लाइन का मतलब है, तो 1/3 राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये क्या होता है? ये डेट सिक्योरिटी है, मतलब एक तरह का सिक्योरिटी है जिसके आधार पर सरकार स्टेट गवर्नमेंट लोन उठाती है, ठीक है। तो ये डेट सिक्योरिटी ऑक्शन बाय आरबीआई, और इसको आरबीआई के द्वारा ऑक्शन किया जाता है टू रेज लोन फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो दे आर लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। तो क्या डिफरेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में और स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दो तरह का सिक्योरिटी इशू किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है, ठीक है। एक ट्रेजरी बिल और दूसरा बॉन्ड। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इशू करता है, ठीक है। अब जो ट्रेजरी बिल होता है इसका टर्म 1 ईयर होता है। 3 तरह का ट्रेजरी बिल होता है, फॉर 91 डेज, फॉर 182 डेज और फॉर 364 डेज। ये 3 तरह का ट्रेजरी बिल होता है, जबकि बॉन्ड का टर्म 1 ईयर या ज़्यादा होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है एक तरह का क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उधार लेने का एक तरीका है, बॉन्ड है। तो ये एलिजिबल सिक्योरिटी होता है एसएलआर और एलएएफ। एसएलआर होता है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसके बारे में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। और एलएएफ का मतलब होता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के केस में क्या होता है, सिक्योरिटी के तौर पे काम करता है। इसको यूज किया जाता है बैंक के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा, ठीक है, और प्रोविडेंट फंड या अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। 2018 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज एंड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आप पढ़े हो ना कि स्टेट जो डेवलपमेंट बॉन्ड है इसको कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ओके। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल राइट है कि स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू नहीं करता है, सिर्फ इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये राइट है। ट्रेजरी बिल आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, ये श्योर है कि कोई भी जो ट्रेजरी या बॉन्ड होता है, ठीक है, उस पर जितना वैल्यू होता है उससे कम वैल्यू पे डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको इशू किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। WMA, स्पेशल WMA और ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है? ओके, कई बार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो WMA एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई एक्ट के तहत, ओके, जिसके द्वारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एडवांस मतलब पैसा ले सकता है आरबीआई से, ठीक है। तो इट ब्रिज द शॉर्ट टर्म मिसमैच बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। इंटरेस्ट रेट ऑन WMA इज रेपो रेट। तो सरकार जब आरबीआई जो है सरकार को लोन देगी, ठीक है, तो इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो रेपो रेट के बराबर होगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब गवर्नमेंट वांट मोर देन अलाउड अमाउंट। अब WMA के तहत क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट ही आप ले सकते हैं, तो जब उस अमाउंट से आप ज़्यादा अमाउंट लेंगे उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ओवर ड्राफ्ट बोलते हैं। तो इस पर 2% पेनल्टी लगता है। जैसे मान लो कि रेपो रेट है 6%, मान लो, ठीक है, सॉरी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया मान लो रेपो रेट 2% है, ठीक है, कितना है, 2% है या 3% है, ओके। तो इस केस में जब ओवरड्राफ्ट है उस पर कितना परसेंट लगेगा, तो ओवरड्राफ्ट क्या एडिशनल अमाउंट है, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 3 + 2 मतलब 5%, यानी अलॉटेड अमाउंट पर रेपो रेट के बराबर लगता है इंटरेस्ट रेट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अलॉटेड प्लस एडिशनल अमाउंट, तो एडिशनल अमाउंट पर रेपो रेट प्लस 2% पेनल्टी लगता है, ठीक है। एक होता है स्पेशल WMA। ये नॉर्मल जो WMA होता है, इट इज क्लीन एडवांस विदाउट एनी सिक्योरिटी, इसके लिए कोलेट्रल जमा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल WMA है यहाँ पे सिक्योरिटी इशू करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इट इज सिक्योर्ड एडवांस प्रोवाइडेड अगेंस्ट प्लेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा कोलेट्रल के तौर में, जैसे कि डेटेड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट कौन है WMA के लिए, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। तो WMA के लिए एलिजिबल दोनों है, लेकिन जो स्पेशल WMA है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इशू कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकता। क्राउडलिंग आउट, क्राउडलिंग इन क्या था मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, ठीक है। क्राउडलिंग इन अपोजिट है क्राउडलिंग आउट का। इसमें गवर्नमेंट क्या करता है कि फंड को सही तरीके से डिप्लॉय करता है, ठीक है। पर्पस ये होता है कि हम क्या करें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, MSME, इसको हम अट्रैक्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च करें, जैसे भारतमाला वगैरह हो गया,
तो इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टर हमारे, ऐसा उपाय जिससे इन्वेस्टर हमारे कंट्री के अंदर आए, उसको बोलते हैं क्राउडलिंग या क्राउड फंडिंग। तो देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा कि क्राउड फंडिंग के बारे में क्या करेक्ट है, ठीक है। तो लिखा है क्राउड फंडिंग एक सॉलिसिटेशन है फंड का, स्मॉल अमाउंट का, फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर थ्रू वेब बेस्ड वगैरह वगैरह, तो ये राइट है। ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आर एबल टू रेज फंड एट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट अंडरगोइंग रिगरस प्रोसीजर, तो ये भी राइट है। यदि मान लो एसएमई जो है, ठीक है, उसको लोन आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो क्राउड फंडिंग होगा नहीं, होगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर 1 to बोथ होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन देखो, 26 में 2 क्वेश्चन पूछा फिजिकल पॉलिसी से, ये सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको, ठीक है। चलिए तो हम लोग सेकंड पार्ट के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर लॉन्ग आवर। थैंक यू वेरी मच।